साल 1963 में तुर्की के एक छोटे से गांव डेरिंक्यू में एक आम किसान अपने घर की मरम्मत कर रहा था। उसे बस दीवार तोड़कर थोड़ी सी जगह बनानी थी, शायद एक अतिरिक्त कमरा या छोटा सा स्टोर रूम। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार पर वार किया। पत्थर टूटा, लेकिन उसके पीछे जो था वो किसी साधारण कमरे की तरह नहीं था। वो गहरा और अजीब सा जिंदा महसूस होने वाला अंधेरा था। जिज्ञासा में किसान ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। सामने एक कमरा था, फिर एक छोटा सा पतला रास्ता, फिर नीचे जाती सीढ़ियां और फिर एक और कमरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे हर कदम पर कुछ नया और रहस्यमय मिलता गया। और आखिरकार जब वो रुका तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई साधारण जगह पर नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास के बीच खड़ा है। उसने जो खोजा था वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो जमीन के नीचे बसा एक पूरा शहर था जिसका नाम था डेरिंक्यू। तुर्की के मध्य भाग में एक इलाका है कैप्पाडोसिया। ये जगह दिखने में किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। लाखों साल पहले यहाँ पर दो ज्वालामुखी माउंट एर्जियन और माउंट हसन फटे थे। इनसे निकले लावा और ज्वालामुखी राख ने पूरे इलाके को ढक दिया, और जब ये पदार्थ ठंडा हुआ तो एक नरम पत्थर बना जिसे भूवैज्ञानिक टफ कहते हैं। इसके बाद हजारों साल तक बारिश, प्राकृतिक कटाव ने इस पत्थर को आकार दिया और अजीब शंकु जैसे पत्थर के खंभे बने, जिसे दुनिया परी चिमनियों के नाम से जानती है। यूनेस्को ने 1985 में कैप्पाडोसिया को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। लेकिन इस इलाके की असली पहचान उस जमीन के ऊपर की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपी दुनिया है। इस ज्वालामुखी पत्थर को काटना बेहद आसान था, और इसी का फायदा उठाकर यहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया बनाई जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। 1963 में जब डेरिंक्यू गांव के एक किसान ने अपने घर की दीवार तोड़ी और उसके पीछे एक भूमिगत रास्ता मिला, तो उसने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और तुर्की संस्कृति विभाग ने इसकी जांच शुरू की। पुरातत्वविद नीचे उतरे और जो जांच में सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि ये कोई गुफा या भंडारण स्थल नहीं था, बल्कि एक पूरी भूमिगत नगरी थी। ये शहर 18 मंजिल गहरा था और जमीन से लगभग 85 मीटर यानी 280 फीट के नीचे तक फैला हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर डेरिंक्यू भूमिगत नगरी नाम दिया गया। 1969 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन आज भी इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा गया है, जबकि बाकी हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे छिपा हुआ है, एक रहस्य बनकर। जब पुरातत्वविदों ने व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया तो जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। ये सिर्फ सुरंगें नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह काम करने वाला शहर था। यहाँ पर रहने के कमरे थे, छोटे लेकिन सुनियोजित, हर परिवार के लिए अलग अलग। जानवरों के लिए अस्तबल थे, जहाँ गाय, बकरी और घोड़े तक जमीन के नीचे रखे जाते थे। अंगूर से शराब बनाने के लिए पूरी व्यवस्था थी, जिसमें पत्थर के दबाव यंत्र आज भी मौजूद है। जैतून का तेल निकालने के लिए तेल निकालने वाले यंत्र भी थे। भंडार क्षण थे, जहां महीनों तक का अनाज और भोजन सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ गिर जागर भी थे, जहां क्रॉस के निशान बने हुए थे, और कुछ जगहों पर चित्रकारी के अवशेष भी मिले हैं। बड़े कमरों को पढ़ाई के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सामुदायिक सभाओं के लिए बड़े हॉल थे, और कुछ ऐतिहासिक प्रमाणिक धार्मिक शिक्षण केंद्र का भी संकेत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण था एक केंद्रीय वायु प्रवाह स्टाफ, जो लगभग 55 मीटर गहरा था। ये स्टाफ न केवल हवा पहुंचाता था, बल्कि पानी का भी स्रोत था। इसके कारण 85 मीटर नीचे भी सांस लेना संभव था। हर स्तर पर बड़े, गोल और सपाट पत्थरों के दरवाजे लगे थे, जिनका वजन 200 से 500 किलो तक होता था। इन्हें केवल अंदर से बंद किया जा सकता था और बाहर से तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ये कोई आम निर्णय नहीं था, बल्कि जीवित रहने की एक सोच थी। जब दुश्मन बाहर हो तो अंदर से खुद को सुरक्षित कर लो और इंतजार करो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब बनाया किसने? तो यहाँ पर इतिहास थोड़ा सा जटिल हो जाता है, और इसे साफ तौर पर समझना जरूरी है। इतिहासकारों के बीच इस बारे में अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार फ्रिजियानों ने इसकी शुरुआती खुदाई की थी। ये लोग लगभग 1200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच मध्य अनातोलिया में रहते थे। कुछ पुरातत्व मानते हैं कि इसी समय शहर की नींव रखी गई, लेकिन पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। दूसरी धारणा हित्तियों से जुड़ी है, जो इससे भी प्राचीन सभ्यता थी और लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1180 ईसा पूर्व के बीच इस क्षेत्र में मौजूद थी। कुछ प्रमाणित ये संकेत देते हैं कि भूमिगत स्थानों का शुरुआती उपयोग इन्होंने किया था, लेकिन ये भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया है। जो बात आधिकारिक रूप से प्रमाणित है वो ये है कि बाइजेंटाइन ईसाई काल के दौरान, यानी लगभग 5वीं से 10वीं सदी के बीच, इस शहर का सबसे बड़ा विस्तार हुआ और व्यापक उपयोग किया गया। और इसी समय कैप्पाडोसिया के ईसाइयों ने भूमिगत स्थानों को बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ गिरजाघर बनाए, शिक्षा के स्थान बनाए और एक पूरी तरह सक्रिय भूमिगत समुदाय का निर्माण किया। और अगर इन आधार पर देखा जाए तो डेरिंक्यू की आयु कम से कम 1500 साल पुरानी मानी जाती है, जबकि कुछ इतिहासकार लगभग 2800 साल पुरानी भी मानते हैं। हालांकि ये दावा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है।
और ये समझने के लिए हमें 7वीं सदी ईस्वी में जाना होगा। उस समय मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के इलाकों में बड़े बदलाव हो रहे थे। अरब सेनाएं उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। अनातोलिया यानी आज का तुर्की एक बड़े संघर्ष का क्षेत्र बन चुका था। बाइजेंटाइन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और कैप्पाडोसिया में रहने वाले ईसाई जो पीढ़ियों से वहां बसे हुए थे वो खतरे में आ गए थे। हमले बढ़ रहे थे और गांव जलाए जा रहे थे और लोगों की हत्या की जा रही थी। और ऐसे समय में उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो दिखाई नहीं देगा वो बच जाएगा। उन्होंने जमीन के नीचे जाना शुरू किया। जैसे ही किसी हमले की खबर मिलती पूरा गाँव भूमिगत शहर में उतर जाता। जानवर, अनाज, बच्चे और बुजुर्ग सब नीचे चले जाते। फिर वो भारी पत्थर के दरवाजे अंदर से बंद कर देते। ऊपर दुश्मन आता लेकिन उन्हें सिर्फ खाली गाँव मिलता और नीचे जिंदगी चल रही थी। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि लोग हफ्तों कभी कभी महीनों तक भूमिगत रहते थे। अंधेरे में जानवरों की चर्बी से बनी दियों की रोशनी में गिरजाघरों की प्रार्थनाएं होती थी। बच्चे पढ़ते थे और शराब बनाई जाती थी। यहाँ पर जिंदगी रुकती नहीं थी, बस छिप जाती थी। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार डेरिंकुयु भूमिगत नगरी में एक समय 20,000 से अधिक लोग रह सकते थे। ये कोई बड़ा चढ़ाकर बताया गया दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस कारण है। इस शहर का खुदाई किया गया कुल क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें हजारों कमरे और कई स्तर मौजूद हैं। इसका वायु प्रवाह तंत्र इतना उन्नत था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिल सकती थी। पानी की व्यवस्था एक केंद्रीय कुएं से होती थी जो पूरी आबादी के लिए पर्याप्त थी। भोजन भंडारण की क्षमता भी महीनों तक के लिए थी। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है कि यहाँ 20,000 लोगों का आंकड़ा एक अनुमान है। कुछ इतिहासकार इसे 10,000 के आसपास मानते हैं, जबकि आधिकारिक तुर्की पुरातात्विक रिपोर्ट में 10,000 लोगों का उल्लेख मिलता है। और इस विषय पर विद्वानों के बीच अभी भी बहस जारी है। वो ये है कि ये स्थान केवल आपातकालीन शरण स्थल नहीं था, बल्कि एक विशाल और लंबे समय तक के लिए भूमिगत शहर था। डेरिंकुयु भूमिगत नगरी की सबसे असाधारण उपलब्धि उसका वायु प्रवाह तंत्र है। इस शहर में 15,000 से अधिक वायु स्टाफ दर्ज किए गए हैं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझी और योजनाबद्ध निर्माण का परिणाम था। हर स्तर तक ताजी हवा पहुंचती थी। जानवरों की चर्बी से बने दिए जलते थे, लेकिन जहरीली गैस इकट्ठा नहीं होती थी। भूमिगत तापमान पूरे साल लगभग 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, चाहे ऊपर मौसम कैसा भी हो। ये ज्वालामुखी टफ पत्थर की प्राकृतिक उष्मारोधक क्षमता के कारण संभव था। केंद्रीय स्टाफ जो लगभग 55 मीटर गहरा था, जो 3 महत्वपूर्ण काम करता था: ताजी हवा की आपूर्ति, पानी का स्रोत और अलग अलग स्तरों के बीच संपर्क का माध्यम। आज के आधुनिक अभियंता भी इस प्रणाली की कार्यकुशलता को बेहद प्रभावशाली मानते हैं। बिना किसी मशीन या आधुनिक तकनीक के केवल भौतिक सिद्धांतों की समझ के आधार पर ऐसा तंत्र बनाना अपने आप में अद्भुत है, जो आज भी काम करता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि डेरिंकुयु अकेला नहीं था। कैप्पाडोसिया क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने 200 से अधिक भूमिगत संरचनाएं खोजी हैं। इनमें से कुछ छोटी है, जिनमें केवल कुछ कमरे हैं, लेकिन कुछ इतनी विशाल है कि डेरिंकुयु के बराबर या इससे भी बड़ी मानी जाती है। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण है कायमाकली भूमिगत नगरी, जो डेरिंकुयु से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी एक विशाल भूमिगत परिसर है, जिसमें कई स्तर मौजूद हैं, और इसे 1964 में खोजा गया था कि डेरिंकुयु और कायमाकली के बीच एक भूमिगत सुरंग हो सकती है, जिनकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। और यदि ये सच है तो दोनों अलग अलग शहर नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ भूमिगत नेटवर्क थे, जहाँ एक शहर से दूसरे शहर तक बिना जमीन के ऊपर आए पहुँचा जा सकता था। हालांकि ये सुरंग अभी भी पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी है और इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन अब तक मिले प्रमाण इस संभावना को खारिज नहीं करते। 2013 में नेव शहरी में एक शहरी विकास योजना चल रही थी। निर्माण कार्य के दौरान मजदूर खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें फिर से वही मिला: सुरंग, कमरे और एक विशाल भूमिगत परिसर। लेकिन इस बार जो सामने आया वो डेरिंकुयु भूमिगत नगरी से भी बड़ा माना गया। हुर्रियत डेली न्यूज की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार इस नई भूमिगत नगरी का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग फुट हो सकता है। तुर्की के विरासत और संस्कृति मंत्रालय ने इसे अब तक खोजी गई सबसे बड़ी भूमिगत नगरी बताया। इसके बाद खुदाई शुरू हुई, लेकिन ये कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि इसके ऊपर एक आधुनिक शहर बसा हुआ है। हर परत को सावधानी से दर्ज किया जाता है और इसीलिए प्रक्रिया समय लेती है। 2024 तक इसकी खुदाई की जा रही थी, जिसका मतलब है कि कैप्पाडोसिया की भूमिगत कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। हर साल कुछ नया सामने आया है। एक और सवाल जो मन को गहराई से छूता है कि आखिरी बार कब उन लोगों ने इस सुरंग में कदम रखा होगा जिनके लिए एक घर था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि डेरिंकुयु का आखिरी पैमाने पर उपयोग 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। 1914 से 1923 के बीच जब उस्मानी साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब कैप्पाडोसिया ने यूनानी भाषा बोलने वाले ईसाइयों ने एक बार फिर इन भूमिगत स्थानों का उपयोग किया। ये उनके लिए नया नहीं था, उनके पूर्वज सदियों से ऐसा करते आ रहे थे। लेकिन 1923 में लोजेन की संधि के तहत तुर्की और ग्रीस के बीच बड़े पैमाने पर जनसंख्या का आदान प्रदान हुआ। लगभग 12 लाख यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को तुर्की छोड़कर ग्रीस जाना पड़ा और लगभग 4 लाख मुसलमानों को ग्रीस से तुर्की आना पड़ा। कैप्पाडोसिया के
वो लोग जिनकी पीढ़ियां यहाँ पर बसी थी, उन्हें अपने घर, अपने राजघर, अपने अंगूर के बाग और वह भूमिगत शहर सब कुछ छोड़ना पड़ा जिसे उनके पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाया था। उनके जाने के बाद वहाँ सिर्फ अंधेरा रह गया दशकों तक, जब तक 1963 में एक किसान ने फिर से खोज नहीं किया। आज डेरिंगकुयू भूमिगत नगरी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन चुका है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर बिजली की रोशनी है, मार्गदर्शित भ्रमण होते हैं और संकेत लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की अनुभूति आज भी वैसे ही गहरी और सच्ची है। जब कोई उन संकरे रास्तों में झुककर गुजरता है और महसूस करता है कि उसके ऊपर सैकड़ों फीट पत्थर है, तब एहसास होता है कि ये सब वास्तविक था। यहाँ पर असली लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, माएं खाना बनाती थी और प्रार्थनाएं होती थी। यूनेस्को और तुर्की सरकार दोनों इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। फिर भी इस शहर का एक बड़ा हिस्सा अब भी अनजाना और अनछुआ है। केवल 8 स्तर ही आम लोगों के लिए खुले हैं, जबकि 10 स्तर अब भी प्रतिबंध है। पुरातत्वविद लगातार काम कर रहे हैं और हर साल इस रहस्यमय शहर से कुछ नया सामने आता है। जब डेरिंगकुयू भूमिगत नगरी की पूरी कहानी को एक साथ देखा जाता है तो एक सवाल बार बार आता है कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया। तो जवाब सीधा है, डर। लेकिन इससे भी बड़ा जवाब है जीने की जिद। कोई साम्राज्य नहीं था जिसने उन्हें आदेश दिया हो, कोई राजा नहीं था जिसने ये सब बनाया हो। ये सब आम लोग थे, किसान, कारीगर, पुजारी और परिवार। उन्होंने तय किया कि वे ऊपर नहीं मरेंगे बल्कि नीचे जाकर अपनी जिंदगी बनाएंगे। उन्होंने अपनी ही जमीन को अपने हाथों से, अपने औजारों से काटकर एक नई दुनिया बनाई जहाँ वो जी सके। और यही बात इस शहर को असाधारण बनाती है। यहाँ कोई महल नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, सिर्फ जीवित रहने की जिद है। और शायद यही इसी दुनिया के किसी भी अजूबे से बड़ा बनाता है। डेरिंगकुयू आज भी वही है, जमीन के नीचे, वैसे ही उन्हीं पत्थरों, उन्हीं गलियारों और उन्हीं पत्थर के दरवाजे के साथ। जो लोग यहाँ पर रहते थे वे चले गए, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो आज भी मौजूद है। पत्थर भूलते नहीं है, वे हर निशान, हर खरोच और हर उस हाथ को याद रखते हैं जिनसे उन्हें आकार दिया। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक था। जो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे उन्होंने ही सबसे बड़ा काम किया। जो लोग मिट जाने के डर में थे उनका निशान सबसे गहरा रह गया। 1500 साल बाद भी, 85 मीटर नीचे भी। एक बार जरा सोचिए, वो किसान जो 1963 में सिर्फ अपनी दीवार तोड़ रहा था, उसे जरा भी अंदाज नहीं था कि उसकी एक हथौड़ी की वजह से हजारों साल पुराना इतिहास बाहर आ जाएगा। वो सुबह उठा था एक सामान्य दिन की तरह और शाम तक पूरी दुनिया बदल गई, उसकी भी और हमारी भी। और यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। जब लगता है कि सब कुछ खो जा चुका है, तभी जमीन के नीचे से कोई नई कहानी सामने आ जाती है। डेरिंगकुयू भी एक ऐसी ही कहानी थी और कैप्पाडोसिया के नीचे अभी भी कितने रहस्य छिपे हैं ये कोई नहीं जानता। जो लोग डेरिंगकुयू में रहते हैं उनका नाम किसी किताब में नहीं है, कोई स्मारक नहीं है, लेकिन उनके हाथों का निशान आज भी उन पत्थरों में मौजूद है। जब कोई पर्यटक वहाँ की ठंडी दीवारों को छूता है तो वो असल में उन्हीं लोगों के अस्तित्व को महसूस कर रहा होता है। अगर आप इस किसान की जगह होते और दीवार तोड़ते ही सामने अंधेरा दिखता तो क्या आप अंदर जाते या फिर वापस हट जाते? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।